हो जाता है ना सेव, बस ठीक है। लैपटॉप उल्टा कर लो अदरवाइज सेव तो होता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अपने मोबाइल में देखो, मोबाइल में लगा लो, ग्रेविटी वाला इफेक्ट जो होता है उससे उल्टा कर लो और फिर उसका वो हटा दो, उसका इफेक्ट जो होता है रोटेशन वाला इफेक्ट हटा दो, नहीं उल्टा करके देख लो। चलिए है जी, हाँ हाँ चलिए स्टार्ट कर। तो अपने को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने करवा दिया था स्टार्ट, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। तो आज आप लिखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक है, ये रोटेट नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक electromagnetic device which is used to step up or step down. Transformer is a static electromagnetic device which is used for stepping up or stepping down the voltage or current without changing the frequency. Transformer is a Transformer is a static electromagnetic device which can be used for stepping up or stepping down voltage or current without changing its frequency. फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना ये वोल्टेज या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। पावर रिमेन्स कांस्टेंट on the primary and secondary side. Power does not change. Power remains same on primary and secondary side. अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, इसके एप्लीकेशन बताइए, इसके एप्लीकेशन बताइए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखिए। सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट में ही लिख दिया आपने, क्या स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। वो स्टेपिंग अप एंड स्टेप डाउन, वो स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन करंट एंड वोल्टेज। सबसे पहला लिखिए, वो स्टेपिंग अप एंड डाउन, वो स्टेपिंग अप एंड डाउन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। दूसरा लिखिए, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अभी आपको पता चलेगा क्या होता है ये, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। इम्पीडेंस मैच करने के काम आता है, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। दूसरा लिखिएगा, तो मैंने बताया फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। दूसरा आप लिखिए, नेक्स्ट है आपका फॉर आइसोलेशन। फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, देखते हैं क्या होता है ये। तीसरा लिखिए, फॉर फिल्टरिंग डीसी फ्रॉम एसी। फॉर फिल्टरिंग डीसी फ्रॉम एसी, डीसी को एसी से फिल्टर आउट करने के काम आता है, ठीक है। और कई सारी जगह पे हार्मोनिक रिड्यूस करने का काम आता है, जैसे आप इन्वर्टर में पढ़ते हो, ठीक है। तो वो जो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट जनरली यूज होता है, ठीक है। बट आप इसको छोड़िए। तो कुल मिला के मैंने कितने एप्लीकेशन लिखवाए इसके, 4 एप्लीकेशन लिखवाए, ठीक है। तो इनको जरा डिस्कस करते हैं धीरे धीरे और जरा देखते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का क्या प्रिंसिपल है और कैसे वो इन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसका प्रिंसिपल पढ़ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, कैसे काम करता है और फिर इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लिखिए प्रिंसिपल, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल समझते हैं। किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, क्या इसका असली लॉजिक होता है, इसके अंदर की कहानी क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक कॉइल है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एसी सप्लाई दी, बाद में देखेंगे डीसी सप्लाई देने से क्या होगा, और एसी प्लस डीसी दे दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने इसके अंदर एसी सप्लाई की है, इसकी N1 टर्न्स मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, ठीक है। और मैंने VT सप्लाई किया है और VT मेरा साइनसॉइडल है, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा, मान लीजिए ये। तो चूंकि ये मैंने ये लपेट रखा है, 10 टर्न्स लपेटी हुई है, तो टर्न्स लपेटने से इंडक्टर बन जाता है, इंडक्टर बन जाता है।
इंडक्टर क्या आएगा बताओ जरा, इंडक्टेंस क्या आएगा इसका, जे ओमेगा एल। जे का मतलब आयोटा होता है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब 90 डिग्री अपार्ट जो होता है ना, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। जे का मतलब क्या होता है, एक होता है रियल एक्सिस और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो जे तो यहाँ पे आएगा ना 1 जे, जे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा ना, इसका मतलब रियल से कितना डिग्री इधर है 90 डिग्री। तो इसका मतलब जे का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 होता है और जे का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90। पोलर फॉर्म देखो ना, इसका मतलब जे को अगर मुझे लिखना होगा तो क्या होगा 1 एंगल 90। ए प्लस जे बी जैसे होता है ना, ए प्लस जे बी, उसको आप किस तरह से लिखते हो, आर एंगल थीटा, और आर की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या होता है बताओ जरा, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ए प्लस जे बी ही है, 0 प्लस जे1 है ये, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी। तो आप इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट कर लो, आर इज 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1, एंड एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 0, तो tan इनवर्स 1 बाई 0 इज इंफिनिटी एंड 90, इंफिनिटी बन जाएगा, tan इनवर्स होगा तो 90 बन जाएगा, करेक्ट है। तो ये होता है 1 एंगल 90, ठीक है, जे ओमेगा एल। अब जरा देखिए इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, साइन को रेफरेंस मान लूं, तो क्या बनेगा ये Vm एंगल 0। ये कुछ लोग जानते नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एंगल ऐड नहीं है, इसमें कोई एंगल ऐड नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको Vm और एंगल 0। इस अंडरस्टूड है कि ये क्या है Vm sin ओमेगा t, ठीक है, Vm sin ओमेगा t। तो ये मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटीज का, ठीक है, ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटीज का। हालांकि ये भी देखा जाए तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिखते हो, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, फिर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, बस इसको फेजर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होता Vm sin ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखते हैं, अगर साइन को रेफरेंस मान रहा हूं Vm एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि एक तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है साइनसोइडल क्वांटिटी का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। हालांकि देखा जाए तो सेम ही चीज है, ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये साइनसोइडल क्वांटिटी है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि ये साइन वेव है, तो दिमाग में रखेंगे कि ये साइन वेव से आया है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये तो आर एंगल थीटा वाली फॉर्म आ गई, तो ए प्लस जे बी, मतलब एक रियल पार्ट होगा और एक अंदर क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह का कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप बस थोड़ा सा रखिए ध्यान में, ये साइन से निकला है। अच्छा, अगर ये होता Vm cos ओमेगा t, तो क्या लिखते इसको Vm एंगल 0 लिखते अगर cos को रेफरेंस लेते। लेकिन मान लीजिए मैं साइन को रेफरेंस ले रहा हूं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, Vm sin ओमेगा t प्लस 90, इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। अगर आप साइन को रेफरेंस ले रहे हो तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी बताओ जरा, इस क्वांटिटी को क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ जरा, Vm एंगल 90। अगर आप cos को रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस वैल्यू इज साइन, सॉरी यहाँ पे साइन रेफरेंस, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन रेफरेंस क्या है आपका साइन, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या एंगल वो रिप्रेजेंट कर, ठीक है। लेकिन अगर सीधा cos को रेफरेंस लेना होता तो क्या लिखते इसको Vm एंगल 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी अभी, ठीक है। नेक्स्ट तरह देखिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मान लीजिए मेरा साइनसोइडल क्वांटिटी है Vm sin ओमेगा t प्लस 0 है, और अगर साइन को रेफरेंस ले लूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फेजर फॉर्म में Vm एंगल 0, और ये है j ओमेगा l, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा l एंगल इज 90। j की जगह पे क्या लिख दो, j का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इज 1, एंगल कितना है 90, j ओमेगा l एंगल इज 90। इसका मतलब जो करंट आएगा वो क्या आएगा, करंट क्या आएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस, ठीक है, डिवाइड बाय इंपीडेंस। तो वोल्टेज कितना है बताओ जरा, Vm एंगल 0 डिवाइड बाई ओमेगा l एंगल इज 90, ये इसका रिएक्टेंस होगा ना, समझे, इंडक्टर का रिएक्टेंस ये होता है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी है रिएक्टेंस जितना है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस या इंपीडेंस बोल दो इसको, आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा करंट, कितना आएगा करंट बताओ जरा, Vm बाई ओमेगा l, और एंगल कितना आएगा, ये एंगल ऊपर आगे क्या हो जाता है, जब डिवाइड में जब दो एंगल होते हैं ऊपर आगे क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट 0 माइनस 90, मतलब क्या हो गया Vm बाई ओमेगा l एंगल इज
माइनस 9। बट हमने रेफरेंस किसको लिया था बताओ? साइन को। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वापस साइन में कन्वर्ट करूं, क्योंकि करंट भी तो साइनसॉइडल आएगा, जब वोल्टेज साइनसॉइडल है तो करंट भी क्या आएगा? साइनसॉइडल ही तो आएगा। तो वापस इसको साइन वेव में कन्वर्ट कीजिए तो क्या बनेगा? ये बनेगा Vm बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 9। समझ आया करंट क्या है? तो ये करंट इसमें फ्लो करेगा। तो डाउट है तो बताइए, करेक्ट है? तो करंट मेरा साइन वेव है, ध्यान से देखिए, करंट मेरा साइन वेव, कोस में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? साइन या कोस में लिख लो। तो बेसिकली ये साइन वेव की तरह मेरा करंट है, मतलब ऑसिलेशंस वैसे ही आ रहे हैं, बेशक वो साइन है या कोस है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। हम लोग बोलते हैं भाई देखो, हम लोग बोलते हैं ये साइन वेव है और ये वाली कोसाइन वेव है, बट क्या ट्रांसफॉर्मर इन दोनों में डिफरेंस करता है? अगर मैं दोनों ट्रांसफॉर्मर के अंदर देना शुरू कर दूं तो क्या ट्रांसफॉर्मर इन दोनों वेव में डिफरेंस पैदा करेगा? क्या ट्रांसफॉर्मर को पता चल जाएगा कि एक बार उसमें इनपुट साइन हुआ है और एक बार क्या हुआ? कोसाइन हुआ है, ऐसा पता चलेगा ट्रांसफॉर्मर को? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ट्रांसफॉर्मर को ओरिजिन नहीं पता। ट्रांसफॉर्मर को थोड़ी ना ओरिजिन पता है, ओरिजिन तो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ओरिजिन। ट्रांसफॉर्मर तो बस ये देखेगा कि क्या वेरिएशन आ रहा है, उसको नहीं पता ओरिजिन वहां पे था कि वहां पे था कि वहां पे था, वो ओरिजिन को नहीं पता। जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको ओरिजिन का नहीं पता होता, हम अपने अकॉर्डिंग ओरिजिन डिसाइड करते हैं। इसलिए साइन होना या कोसाइन होना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने बोला कि अगर एक इंडक्टर ले लूं, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, पहले थोड़ा सा नेटवर्क का बेसिक थोड़ा सा यूज होगा। मैंने बोला अगर मेरे पास कोई इंडक्टर है और अगर मैं उसमें वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जो करंट है वो भी साइनसॉइडल आएगा। अगर वोल्टेज मेरी कैसी है? साइनसॉइडल। साइनसॉइडल वोल्टेज और करंट भी साइनसॉइडल आएगा, लेकिन जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है, 90 डिग्री पीछे है। नहीं समझे? मतलब जो करंट वोल्टेज अगर मेरी ऐसी है तो करंट का जो जीरो आएगा, इंक्रीजिंग जीरो, जीरो से जो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है वो थोड़ा सा 90 डिग्री पीछे से आएगा। आप समझे? 90 डिग्री पीछे से आएगा, इस तरह का होगा। इंक्रीजिंग जीरो से इंक्रीजिंग पॉइंट, इसके जीरो से इंक्रीजिंग पॉइंट वाले से कितना पीछे आएगा? 90 डिग्री पीछे आएगा। लेकिन करंट भी आएगा कैसा? आएगा साइनसॉइड। आप लोगों से कोसाइन वेव है तो कोसाइन भी तो साइनसॉइड ही होता है। साइनसॉइड का मतलब क्या होता है? साइन वेव और कोसाइन वेव दोनों उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के करंट भी साइनसॉइड आएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया? और करंट 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है? क्योंकि ये इंडक्टर लगा हुआ है, कॉइल जो है एक इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है बताइए? करंट जो होता है वो क्या करता है? लैग करता है, ठीक है, वोल्टेज से लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। चलिए, तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। अब थोड़ा आगे बढ़ते, तो मैं वापस इसी पॉइंट पे आता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक कॉइल है और मैंने एसी सप्लाई इसलिए क्रॉस लगा दी है। अब करंट कैसा आएगा? आप जानते हो कैसा आएगा, बताओ? साइनसॉइडल। करंट आपका साइनसॉइडल आएगा, ठीक है? तो अगर करंट साइनसॉइडल आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी n1, ठीक है, करंट है साइन वेव, ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वो क्या है? पहले तो एमएमएफ आएगा ना, कल मैंने बताया था। सबसे पहले तो क्या आएगा? एमएमएफ। एमएमएफ क्या आएगा बताओ जरा? n1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, वो क्या होगा? एमएमएफ। तो क्या आएगा वो एमएमएफ कितना आएगा? n1 इंटू करंट की वैल्यू क्या है? Vm बाई ओमेगा एल को आई नोट लिख देता हूँ, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90, इस तरह से आएगा। अगर ये Vm साइन ओमेगा टी है, अगर ये Vm साइन ओमेगा टी है तो इस तरह का आएगा, एमएमएफ इस तरह का आएगा, ठीक है? मैं इसको मैं भी इस तरह से लिख लेता हूँ, जरा देखिए। अच्छा ठीक है, एमएमएफ ये आ गया। अब बताओ फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या होता है? एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया n1 आई नोट बाई रिलक्टेंस इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। और इसको मैं फाई नोट लिख दूं, इसको मैं फाई नोट लिख दूं, तो फाई टी इज इक्वल टू फाई टी, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना ये, फाई टी इज इक्वल टू फाई नोट, इसको मैंने फाई नोट लिख दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। मैंने बोला जो ये फ्लक्स निकलेगा, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जो यहां से फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा आपका? वो फाई नोट कितना होगा? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90।
ये हो, और जो करंट जा रहा है ये क्या है, ये है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। करेक्ट है? इसका मतलब जिस फेज पे ये है, इसको फेजर फॉर्म में लिखोगे क्या लिखोगे, आई नॉट एंगल, और इसको अगर फेजर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस 90। अगर साइन में रेफरेंस ले लो, क्योंकि दोनों जगह साइन साइन है, तो एक को माइनस 90 लिखेंगे, दूसरे को भी माइनस 90 लिखेंगे। करेक्ट है? इसका मतलब जो करंट और फ्लक्स है वो क्या है, एक दूसरे के सेम फेज में। करंट और जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के सेम फेज में। ठीक है? मतलब अगर करंट की वेव ऐसी है, मान लीजिए करंट की वेव इस तरह की है, तो फ्लक्स की वेव भी कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी, बट एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। फ्लक्स का एम्पलीट्यूड पर जीरो और मैक्सिमम पॉइंट कहां पे आएंगे, सेम पॉइंट पे आएंगे। मतलब फ्लक्स और करंट जो है ये है आई टी की वेवफॉर्म, और ये नीचे वाला क्या है, फाई टी की वेवफॉर्म। करंट और फ्लक्स बेसिकली क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। करंट एंड फ्लक्स सेम फेज में है। करेक्ट है? सेम फेज में होते हैं। फॉर एयर कोल्ड कॉइल, फॉर एयर कोल्ड कॉइल, आयरन होगा तो ऐसा नहीं होगा, हम पढ़ेंगे ऐसा। आयरन में हम पढ़ेंगे करंट और फ्लक्स सेम फेज में नहीं होंगे। ठीक है? अगर आयरन आ जाए या कोई और कोर आ जाए बीच में, ठीक है, कॉइल के बीच में कोई कोर आ जाए, तो करंट और फ्लक्स सेम फेज में नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत एंगल का डिफरेंस हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। बट फॉर एयर कोल्ड ट्रांसफॉर्मर और एयर कोल्ड कॉइल, एयर कोल्ड का क्या मतलब होता है, बीच में जो कोर है, बीच में जो कॉइल जो मैंने वो बनाया है कॉइल, उसके बीच में क्या है, आयरन नहीं है, उसके बीच में क्या है, एयर। जैसा कि ये है, जैसा कि ये, इसमें अगर मैं आयरन निकाल दूं तो बेसिकली ये क्या है, एयर कोड। ठीक है? इसमें एयर है और ऊपर टर्न्स लगी हुई। ठीक है? तो बेसिकली एयर कोड कॉइल। तो इसके अंदर जो फ्लक्स और करंट होगा वो सेम फेज में आएंगे। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है? फिलहाल आप ये स्टार पॉइंट करके रखें, और आगे हम देखेंगे कि डिफरेंस पैदा होगा। उस एंगल को हम हिस्टेरेटिक एंगल बोलते हैं। थोड़ा बहुत एंगल का डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ हिस्टेरेसिस। ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे वो चीज, देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए। फिलहाल मैं एयर कोड ट्रांसफॉर्मर लेके चल रहा हूँ। मैंने बोला, सुनिए भाई, मैंने बोला कि जो करंट है वो साइनसॉइडल है, तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा, साइनसॉइडल। अब सुनिए, ये जो फ्लक्स है ये क्या कर रहा है इस कॉइल में। अब मैंने बोला, अब मैं एक बार वापस आ रहा हूँ दोबारा। अब ये 90 वाला फैक्टर जो है ना, ये मैं बार बार अगर आगे लेके चलूंगा तो मुझे बार बार इस 90 वाले फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, 90 वाले फैक्टर को हटा देता हूँ। कैसे हटाऊं? मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कॉइल है, उसमें जो करंट आ रहा है आई टी, वो आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेहतर मैं इसको साइन ओमेगा टी अज्यूम कर लूँ, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा बताओ, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 होगा। फिर वो जो करंट ऑलवेज 90 डिग्री पीछे होना चाहिए वोल्टेज से। अब इसमें ये पहले आगे है 90, तो ये कितने पे हो जाएगा, 0। देखो ना, करंट 90 डिग्री पीछे नहीं है इससे, भाई ये बनेगा आई नॉट एंगल 0, और ये कितना है, वी नॉट एंगल 90। तो जरा देखो 90 पीछे है, इसका मतलब ये भी ठीक है इस बार। लेकिन इस बार मुझे फायदा क्या हो गया इसका, मुझे वो 90 वाला फैक्टर इसमें साथ लेके नहीं चलना। आप समझे? इससे फ्लक्स में भी 90 वाला फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए वो 90 वाले फैक्टर को मैं हटा रहा हूँ एक बार। ठीक है? तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि करंट मेरा ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं जानता हूँ कि फ्लक्स भी क्या आएगा फिर इसमें, करंट मेरा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा आई टी करंट। तो जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो जरा देखिए, जो फ्लक्स निकलेगा फाई टी, वो क्या होगा बताओ, फाई नॉट साइन ओमेगा टी। फ्लक्स इज ऑल्टरनेटिंग। फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब है, और फ्लक्स ऑलवेज क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ऑलवेज याद रखिए, फ्लक्स ऑलवेज क्लोज लूप बनाता है। इस तरह का फ्लक्स निकलेगा, और जितना आप इसके नजदीक आओगे उतना क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स होगा। क्यों भाई? हाँ, क्योंकि पाथ की लेंथ देखो छोटी होगी। पाथ की लेंथ छोटी होने से जो पाथ का रिलेक्टेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। समझे? पाथ की यहाँ पे देखो लेंथ छोटी है, पाथ लेंथ छोटी है, तो पाथ लेंथ छोटी है तो रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फ्लक्स ऑलवेज कौन से पाथ से फ्लो करता है, मिनिमम रिलेक्टेंस। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से पास हो जाएगा। दूर जितना जाओगे फ्लक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। समझा? बिकॉज जितना दूर जाओगे रिलेक्टेंस उतना ही क्या हो गया, पाथ का बढ़ गया। तो मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से कवर कर जाएगा अपना।
मैक्सिमम फ्लक्स तो यहीं से अपना पाथ बना लेगा, अपना लूप बना लेगा। जितना आप दूर जाओगे कम फ्लक्स आपको नजर आएगा। बट ये फ्लक्स कैसा है, ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है, ठीक है। इसका मतलब जरा देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर और उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो भी जरा देखते हैं। फ्लक्स मेरा इस तरह का है, फाई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू फाई नॉट पे, ठीक है, ओमेगा टी है 0 पाई 2 पाई, इस तरह का फ्लक्स है। तो टाइम के साथ मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। माने ऊपर वाले पॉइंट पे एक बार फ्लक्स पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर से निकल रहा था और नीचे से क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था। तो ये पॉजिटिव फ्लक्स है, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव है, फिर यहां से यहां तक नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर वाले पॉइंट से फ्लक्स निकल रहा है और उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऊपर बढ़ रही है, देखो ना, ये बढ़ रही है ना टाइम के साथ। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऊपर वाले पॉइंट पे बढ़ रही है, जो निकल रही है बाहर की तरफ, और अंदर वाले से क्या हो रही है, एंटर कर रही है और वो भी बढ़ रही है। क्योंकि ऊपर वाली बढ़ेगी तो नीचे वाली तो बढ़ेगी, वही लाइन तो घूम के वो नीचे आएंगी। इसका मतलब क्या होगा जरा देखिए, ऊपर वाले पे फ्लक्स बढ़ेगा टाइम के साथ, नीचे वाले के साथ नीचे वाला भी बढ़ा, यहाँ पे पीक पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 पे आ रहा है, वापस 0 पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ बताओ, उल्टा हो गया, डायरेक्शन उल्टी होगी। नॉर्थ नीचे बन गया और साउथ ऊपर बन गया। ऊपर से एंटर कर रही है इस बार, नीचे से लीव कर रही है। तो जहां से लीव करनी है एयर के अंदर वो क्या होता है, नॉर्थ। तो नीचे वाला नॉर्थ बन गया, पीक पे गया, पीक पे गया, अब वापस क्या हो गया, कम हुआ और फिर से उल्टा हो गया, फिर से इस तरह। तो इस तरह का फ्लक्स यहाँ पे बनेगा, इस तरह का फ्लक्स यहाँ पे ऑल्टरनेट कर रहा है। और कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार, बल्कि नॉर्थ 1 सेकंड में, ऊपर वाला नॉर्थ 1 सेकंड में 1 बार बनेगा, ठीक है ना। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में 50 बार बनेगा। 50 बार ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 1 साइकिल में 1 बार बन रहा है ना। तो 50 साइकिल में कितनी बार नॉर्थ बनेगा, 50 बार। देखो ना, एक बार जब ये ऊपर पॉजिटिव होगा तब नॉर्थ बनेगा। इसका मतलब 1 साइकिल तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक एक साइकिल में 1 बार ऊपर वाला पॉइंट क्या बनता है, नॉर्थ। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल है, तो 50 बार ऊपर वाला क्या बनेगा, नॉर्थ। तो बहुत फास्ट, आप सोचो 1 सेकंड में 50 बार। हम हमारी आंखें भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती कितना फास्ट है। आप जरा देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे घर में तो ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। आप ये फैन देखिए और ये ट्यूब देखिए, ये ट्यूब जो है 50 हर्ट्ज पे फ्लक्चुएट कर रही है, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। क्या आप इस फैन की जो पंखे घूम रहे हैं इनको आप पकड़ पा रहे हो कि ये कौन सा फैन कहाँ चला गया, कौन सा पंखा कब आगे की तरफ घूम गया, कौन सी विंग आगे की तरफ, उस एक विंग को पकड़ पा रहे हो क्या? एक विंग के रोटेशन को नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको और फास्ट कर दूं तो क्या होगा, तो आप और नहीं देख पाओगे इसको। इमेजिन करो मैं आपके चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं ऐसे, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, और बढ़ाना शुरू कर दूं, आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, मुझे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे देखोगे ना मेरी तरफ, अगर मेरे को देखना शुरू कर दो, लेकिन मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते जा 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 रहा हूँ, और इतनी फास्ट कर दी कि स्पीड लाइट के बराबर कर दी, तो क्या होगा, मैं दिखूंगा नहीं आपको, ठीक है, मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, बिकॉज आपकी आंखें उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, आपकी आंखें पकड़ नहीं पाएंगी उस चीज को, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज हो रही है, जो फ्लक्स है वो 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं महसूस कर पाऊंगा, आपको मटेरियल है वो भी नहीं महसूस कर पाएगा। मटेरियल को क्या अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ पोल लगा दो चुंबक का, तो चुंबक का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से तो रिपेल होगा, यहाँ पे जब नॉर्थ बनेगा उससे तो रिपेल होगा, और साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा नहीं। तो एक बार अट्रैक्ट होना चाहिए और एक बार चुंबक क्या होना चाहिए, रिपेल। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चुंबक लगाओगे, परमानेंट मैग्नेट जब आप लगाओगे नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ना तो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। क्यों? क्योंकि इतना फास्ट है नीचे वाला नॉर्थ एंड साउथ, उसका जो ऑन एन एवरेज जो आएगा, एक बार अट्रैक्ट हुआ, एक बार रिपेल हुआ, एक बार अट्रैक्ट हुआ, तो और इतने जल्दी जल्दी वो होगा, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा यार, मतलब। लेकिन असली में तो चुंबक को पता है कि वो एक बार अट्रैक्ट हो रही है और एक बार रिपेल हो रही है, लेकिन आपको नहीं नजर आएगा वो। क्यों नहीं नजर आएगा? आपको लगेगा यार ना तो ये अट्रैक्ट हो रही है ना रिपेल हो रही है, क्योंकि वो इतना फास्ट प्रोसेस है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, आपकी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती। और अल्टीमेटली होगा ये कि चुंबक एक बार अट्रैक्ट होगी, एक बार रिपेल, तो ऑन एन एवरेज आपको नजर आएगा। और एवरेज क्या नजर आएगा? कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। बट एक्चुअल में अट्रैक्ट होगा, ठीक है, समझ आया? अट्रैक्ट भी होगा, रिपेल भी होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग फ्लक्स। अब सुनिए,
ये फ्लक्स यहां से निकल रहा है, ठीक है, सराउंडिंग में जा रहा है। अब मैंने क्या किया, सराउंडिंग में एक और मेरे पास कॉइल है और उसमें N2 टर्न्स है, उसमें N2 टर्न्स है। अब जरा देखिए क्या होगा, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 100% यहां से निकला तो उसका मे बी 2% इसमें से जाएगा। उस फ्लक्स को मैं बोल रहा हूं 512, मतलब वो फ्लक्स जो 1 कॉइल से निकला है और 2 के अंदर गया है वो 512 है। और वो कितना है, 512 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। जो 5 नॉट है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका कितना परसेंट है, 2% और साइन ओमेगा, करेक्ट है। इतना फ्लक्स इसके अंदर से गया है, इतना फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है। जो इसमें से टोटल निकला उसका 2% इसमें से जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो क्यों 2% जा रहा है, बिकॉज़ ये दूर है ना, तो बहुत सारा फ्लक्स तो पहले ही एयर में अपना पाथ बना गया। मान लीजिए 2% दूसरे में से पास हो गया, तो अब ये फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग है, इसकी वैल्यू भी तो ऑल्टरनेट करिए, देखो ना, जो 512 है जो इसमें से पास हो रहा है वो भी तो ऑल्टरनेटिंग है। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फ्लक्स है जो इसमें से जा रहा है ये इस कॉइल में से ऑल्टरनेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब कॉइल को पसंद है कहीं, कोई भी लूप होता है उसको कभी पसंद नहीं होता कि उसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा हो वो चेंज करे। ना तो इस कॉइल को पसंद है, क्यों, इस कॉइल को क्या पसंद नहीं है, जो तो सारा का सारा फ्लक्स है वो इस कॉइल के अंदर से जा रहा है ना, सारा का सारा जो फ्लक्स है वो कौन सी, किस में से जा रहा है, इस कॉइल के अंदर से जा रहा है। इसका मतलब 5 नॉट साइन ओमेगा टी इस कॉइल के अंदर से जा रहा है और फिर फैल रहा है, फिर फैल रहा है, और जो फ्लक्स है वो इस कॉइल का वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्या इस कॉइल को पसंद होगा, वो इस कॉइल को भी पसंद नहीं होगा। क्यों भाई, नेचर की सिमेट्री को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये क्या होगा, इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो है 5 नॉट साइन ओमेगा टी, उसका कुछ पार्ट इधर आ रहा है इस कॉइल में, वो है इतना, और वो भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए क्या हो, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में भी और इस कॉइल में भी, तो अब होगा ये कि ये कॉइल और ये कॉइल दोनों को चेंज पसंद नहीं है फ्लक्स का। दोनों बोलेंगे कि ये चेंज, जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है इसको रोकिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए कॉइल क्या करे, ये वाली कॉइल क्या करे, सुनिए, ये कॉइल जानती है कि मुझे इस फ्लक्स को रोकना है, ये जो फ्लक्स क्योंकि चेंज हो रहा है फ्लक्स, इसलिए इसको रोकना है मुझे, मेरे अंदर से कोई बदलाव। आप सोचो ना, आपको कोई ऐसे हिलाता रहे, कभी इधर मारे थप्पड़, कभी इधर मारे थप्पड़, तो क्या होगा, आप बोलो यार खत्म करो ये कहानी, ठीक है, मतलब पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह ऑसिलेट करना ठीक नहीं है, आप ये रोकिए, अपोज करोगे। आप सिमेट्री में रहना पसंद करते हो, आप बैठे हो तो बैठे रहना पसंद करते हो, मूविंग हो तो मूव करते रहना पसंद करते हो, आपकी बॉडी का नेचर है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, आप चाहते हो कि रोक कर दे। अब ये कॉइल क्या बोलेगी सोर्स को, भाई ये रोक दो, ये फ्लक्स का चेंज नहीं सही है, लेकिन सुने कोई नहीं सुनेगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये कॉइल क्या करेगी, इस फ्लक्स को अपने आप कम करेगी। कैसे कैसे कम करेगी, जैसे एडी करंट में आप देखते थे, कल मैंने समझाया था, एडी करंट में तो जो मटेरियल था उसने अपने अंदर क्या पैदा कर लिया था, करंट इंड्यूस कर लिया था, करंट से फ्लक्स को पोज कर रही थी। क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस करेगी क्या, अब यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं करेगी, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्या कोई क्लोज लूप है क्या इसमें, इसमें ऐसे क्लोज लूप है, वो तो मटेरियल था, मटेरियल में तो क्या बन गए थे, छोटे छोटे क्लोज लूप बन गए थे, यहाँ पे कहाँ क्लोज लूप है, यहाँ पे तो करंट इधर से आ रहा है। तो अब ये इस केस में कॉइल क्या करेगी, इस केस में कॉइल जानती है कि फ्लक्स को कैसे अपोज किया जाए। कॉइल को ये पता है कि मैं कोई मटेरियल तो हूं नहीं कि मैं छोटे छोटे लूप बना लूं, इसलिए कॉइल क्या करेगी, इस करंट को ही कम करेगी, जो पीछे से करंट आ रहा है। ये सोर्स को बोलेगी कि तुम बंद करो ये ड्रामा अपना, करंट लाना मेरी तरफ बंद करो, लेकिन सोर्स नहीं सुनेगा, बोलेगा जी मैं तो इतना ही करंट दूंगा। तो फिर कॉइल क्या करेगी, कॉइल इस करंट को डिक्रीज करेगी। अब कैसे डिक्रीज करेगी जरा देखिए, मैं आपको एक बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ, उससे आप जरा देखिए। जैसे ये 10 वोल्ट है और मान लीजिए ये 4 ओम है, तो या 2 ओम है, करंट कितना है 5 एम्पीयर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम दिखा, 5 एम्पीयर आएगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, अब बताओ करंट कितना आएगा, अब 4 एम्पीयर आएगा। टोटल लूप की वोल्टेज देखो 8 वोल्ट है, 10 माइनस 2, तो टोटल लूप में कितनी वोल्टेज है 8, और रेजिस्टेंस कितना है लूप का, कितना है 2 ओम, तो अब करंट कितना आएगा 4 एम्पीयर। करंट कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब करंट को कम करने का एक तरीका है क्या, ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस कर दो।
जो सोर्स वोल्टेज है उसके ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज यहाँ पे ले आओ, अपने आप करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कॉइल क्या करेगी, उस करंट को कम करने के लिए, जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है, क्या करेगी, यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी इस टर्मिनल, और जो ये वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी वो इसके क्या होगी, ऑपोजिट पोलैरिटी होगी, सो दैट इसको अपोज कर सके। नहीं समझे? सो दैट इसको, जैसे यहाँ पे ना प्लस माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा, इसका नीचे माइनस आएगा, तभी तो अपोज होगा ना, तभी तो माइनस आएगा केवीएल में। अब समझे? इसका मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज इंड्यूस करेगी, और कितनी वोल्टेज होगी वो होगी N1 d∅dt। जिससे जितना फास्ट आप फ्लक्स को चेंज करोगे इसके अंदर, उतनी ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगी, उतना ज्यादा गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि आप फ्लक्स को क्या कर रहे हो, जल्दी चेंज कर रहे हो। तो जितना जल्दी आप फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ज्यादा ये वोल्टेज इंड्यूस करेगी, आप उतना ज्यादा इसको गुस्सा आएगा, उतना ज्यादा ये करंट को डाउन करने की कोशिश करेगी। समझे? तो इसका मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी N d∅dt। करेक्ट है? फाई की वैल्यू क्या है, इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, सारा का सारा फ्लक्स निकल रहा है इस कॉइल में से, और उसकी वैल्यू है ये। इसका मतलब कितना वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी यहाँ पे Vt, या इसको मैं ET बोल रहा हूँ, ET, जो ET वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल के बीच, E1T बोलिए आप इसको, E1T इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, जरा देखिए E1T की वैल्यू क्या है, बता जरा। E1T इज, बताइए क्या आएगा, N1 d/dt ऑफ phi t की वैल्यू क्या है, sin ओमेगा t, क्या बन गया ये, N1 phi नॉट ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, है जी? करेक्ट है? कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ये वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस कर देंगे E1T। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा, अब सुनिए क्या होगा, सेकेंडरी साइड क्या होगा, इसके दूसरी साइड, यहां पे भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में से, इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसको भी पसंद नहीं है ये चीज, ये बोलेगी कि ये ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, आप फ्लक्स को रोको, इस चेंज को, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, इस सुनने वाला है ही नहीं कोई। अब ये क्या करेगी, इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि करंट फ्लो कराए, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराए, सच दैट अगर नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट उस डायरेक्शन में आ जाए, सो दैट उस फ्लक्स को क्या किया जाए, अपोज किया जाए। मान लीजिए नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एक किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, बताओ, इस डायरेक्शन में, सो दैट फ्लक्स इसका क्या है, ऊपर की तरफ। देखो ना, इसमें करंट ऐसे आना चाहिए, उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, फ्लक्स किधर आया, ऊपर की तरफ। समझा? इसका मतलब ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल करंट को लेके आएगी अपोज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई वोल्टेज सोर्स तो लगा नहीं इधर कि भाई इधर वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दे लूप में, नहीं, इसके बाद वो चीज तो है नहीं। बट इसके पास क्या है, ये करंट को फ्लो करा सकती है। करंट को फ्लो तब कराएगी जब यहाँ पे क्या लग जाए, लोड, क्योंकि क्लोज लूप में तो करंट फ्लो करेगा। नहीं समझे? तो सुनिए जरा, देखिए इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स तो इसमें भी पास हो रहा है, और वो भी चेंजिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स पास हो रहा है। तो टाइम वेरिंग फ्लक्स से इस कॉइल को भी परेशानी होगी, ये बोलेगी कि जी फ्लक्स का चेंज मुझे पसंद नहीं है, आप इसको रोको। सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे इस केस में, और इसके सेकेंडरी साइड कोई सोर्स भी नहीं लगा, या फिर ये देखेगी कि मेरे अक्रॉस तो कोई सोर्स भी नहीं लगा यार जिसको मैं अपोज करूं। भाई जैसे इस कॉइल ने सोचा था, इस कॉइल ने सोचा था मेरे अक्रॉस सोर्स लगा हुआ, तो बेहतर मैं सोर्स की वोल्टेज को अपोज करूं, सो दैट करंट क्या हो सके, कम हो सके, उससे फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि करंट ही तो है जो फ्लक्स को पैदा करता है। ठीक है, अब ये कॉइल क्या सोचेगी, इसके पास तो कोई सोर्स नहीं है, इसको लगेगा यार पता नहीं क्या लगा हुआ है पीछे। अगर इसको पता होता कि वोल्टेज सोर्स लगाते हो तो अपोज कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि इसको ये नहीं पता कि क्या लगा हुआ है पीछे, क्योंकि ये तो एयर है बीच में, तो चुंबक आ रही है अपने आप, इसको पता नहीं है, आइसोलेट हो रखी है, वाया मैग्नेट इसको कुछ मिल रहा है, लेकिन मैग्नेट से इसको ये नहीं पता कि पीछे सोर्स लगा हुआ। ये क्या करेगी, उस फ्लक्स को अपोज करेगी, ये कोशिश करेगी कि करंट फ्लो हो, और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो सच दैट अगर ऊपर से फ्लक्स नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए ये वाला जो फ्लक्स है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका खुद का फ्लक्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फ्लक्स आने के लिए इसमें करंट किधर होना चाहिए, कॉइल में, इस डायरेक्शन में। नहीं समझे? इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, लेकिन करंट तो तब फ्लो कराएगी जब क्लोज पाथ हो, नहीं, इसके बाद तो क्लोज पाथ है ही नहीं। तो फिर ये क्या करेगी, फिर ये मौके की तलाश में बैठी। कौन से मौके की तलाश, मुझे क्लोज पाथ बनने दो, मेरा स्विच क्लोज होने दो एक बार, ठीक है, तब मैं करंट फ्लो कराऊंगी। इसका मतलब उससे पहले फिर क्या करेगी, उससे पहले पूरी तैयारी करके रखेगी कि मैं इंतजार में हूँ क्लोज पाथ की। उससे पहले की तैयारी क्या करेगी, वोल्टेज बना के रखेगी, सो दैट जैसे ये क्लोज हो, वो जो वोल्टेज बना के रखा है इंटरमिनल पे, वो क्या फ्लो कराए, करंट फ्लो कराए। इसका मतलब ये क्या करेगी,
ये वोल्टेज को इंड्यूस करके रखेगी, बस करंट नहीं फ्लो करा पाएगा। ये मजबूर है, मजबूर इसलिए है बिकॉज क्लोज पाथ नहीं है, नहीं समझे, तो ये मजबूर बैटरी है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये करंट फ्लो करा नहीं सकती बिकॉज क्लोज पाथ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वोल्टेज को इंड्यूस करके रखेगी। ये इंतजार करेगी किसका, कि कब मेरा पाथ क्लोज होगा और कब मेरे अंदर करंट आएगा। करंट आती ही फिर क्या होगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगी। जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो ऐसी डायरेक्शन आएगी सच दैट उस करंट से जो फ्लक्स बनेगा वो इस ओरिजिनल फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। समझ आया? तो ये इंतजार में बैठी, तो यहाँ पे एक वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगी, वोल्टेज इंड्यूस करके रखेगी लेकिन, और वो वोल्टेज कितनी होगी, N2, क्योंकि इसके नंबर N2 है, N2 d/dt ऑफ, बताओ क्या है फ्लक्स कितना है इसमें, 512T। इसी की वजह से तो वोल्टेज पैदा होगी ना इसके अंदर। और इसकी वैल्यू पुट करो जरा आप, ये इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, N2 d/dt ऑफ 5 नॉट इंटू 0.02, क्योंकि 2% आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, 5 नॉट इंटू 0.02 sin ओमेगा t। बताओ कितना बना ये बना N2 5 नॉट इंटू 0.02 ओमेगा, और साइन की जगह पे क्या आ गया, cos ओमेगा t। ये वोल्टेज यहाँ पे V2 पैदा हो जाएगी, या E2 बोलिए इसको, ये E2 वोल्टेज इस टर्मिनल पे आ जाएगी। पोलैरिटी का मुझे नहीं पता, पोलैरिटी मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी दिखा दी है यहाँ पे, किस पोलैरिटी की वोल्टेज पैदा हो, ये आर्बिट्रेरी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। पोलैरिटी के बारे में बाद में देखेंगे कैसी पोलैरिटी आएगी, ठीक है। फिलहाल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या पोलैरिटी है, बट मुझे ये पता चल गया कि E2 मेरा जो आएगा वो ये आएगा, ये वोल्टेज मेरी इंड्यूस होगी, करेक्ट है, ये मुझे पता चल। अब सुनिए, E1 और E2, E1T तो ये था और ये E2T था, E2 स्मॉल में लिखा है, ये E1T है और ये E2T। ध्यान से देखिए, ये भी cos ओमेगा t, ये भी cos ओमेगा t, इसका मतलब दोनों किसमें है, सेम फेज में, बट इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, N1 5 नॉट ओमेगा, और इसका कितना है, N2 5 नॉट ओमेगा, इनटू में कितना है 0.02, क्योंकि फ्लक्स जो पास हो रहा है इसमें वो 0.025 नॉट पास हो रहा है, समझ आया? तो कम फ्लक्स पास हो रहा है तो कम वोल्टेज यहाँ पे बिल्डअप होगी, ठीक है, यहाँ पे कम वोल्टेज बिल्डअप होगी। अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इस कॉइल को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं धीरे धीरे इस कॉइल को आगे बढ़ाऊंगा तो होगा क्या बताइए, इसके जो टर्मिनल है उनके ऊपर वोल्टेज क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी। जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा धीरे धीरे क्या होगी, टर्मिनल की वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो 2% पास हो रहा है ना फ्लक्स में, जितना ये नजदीक आएगा इसके परसेंटेज ऑफ फ्लक्स जो इसमें से निकल रहा है और जो इसमें से पास हो रहा है, इसका वो फ्लक्स जो इसमें से पास हो रहा है दूसरी कॉइल में, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इट मींस अगर मैं इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरी जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो क्या होना शुरू करेगी, इंक्रीज होना शुरू करेगी। अब आप इमेजिन कीजिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है। अब मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल पास में ले आया इसके, बिल्कुल पास, अब फिलहाल एयर है लेकिन बीच में, और बिल्कुल पास में ले आया। गैप बहुत कम है, जैसे कि यहाँ पे एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है, इस जगह पे देखिए पीछे दिख रहा है अभी, यहाँ पे प्राइमरी एक सेकेंडरी है, ठीक है, बीच में गैप ये है, तो मैं पास में ले आता हूँ उसको। दूर दूर थी पहले, कोई वोल्टेज बहुत मिनिमम वोल्टेज थी, बहुत ही कम थी। जैसे मैं इसको पास में लेके आया, सेकेंडरी साइड एक तरफ तो फिक्स है, दूसरी तरफ से पास में लेके आया तो क्या होगा, दूसरी साइड में कॉइल में क्या होने लग जाएगा, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो सारा फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है वो तो इधर भी लूप बना रहा है एयर में, वो तो यहाँ भी लूप बना रहा है, चारों तरफ बना रहा है ना वो, तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उसका अब कुछ 40% इसमें चला जाएगा, सारा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 50 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, अब 50 में से भी 40 इधर जाएगा, बाकी तो इधर से भी तो लूप बनाएंगे, नहीं समझे क्या? मतलब अब 40% इसमें से जा पाएगा, मान लीजिए, जस्ट रफ आइडिया दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा बताइए, उससे जो वोल्टेज बिल्डअप होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सेकेंडरी साइड N2 5 नॉट इंटू बताइए क्या होगा, 0.40 cos ऑफ ओमेगा t, समझ आया? और इंटू में ओमेगा भी आएगा यहाँ पे, ओमेगा cos ऑफ ओमेगा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना फ्लक्स, इतनी वोल्टेज अब इसके टर्मिनल पे पैदा हो गई, इसके टर्मिनल में तो उतनी रहेगी,
क्योंकि इसमें तो सारा का सारा फ्लक्स पास हो रहा है इस कॉइल में से, ठीक है। जो फ्लक्स टोटल निकला था वो सारा का सारा इसके अंदर से आएगा, इसका इसमें तो सारा हो रहा है, बट इसमें सारा नहीं हो रहा है। इसमें अब 40 कितना हो जाएगा वोल्टेज। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज्यादा पैदा हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लक्स एयर में जा रहा है ये जाना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है सारा का सारा मैं चाहता हूँ इधर से जाए। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने एक कॉइल ली और ये दूसरी कॉइल थी पास में थी, अभी भी सारा का सारा फ्लक्स इसमें जा नहीं रहा बिकॉज एयर है चारों तरफ। मैंने एक आयरन रोड ली, इसमें डाल दी। अब जरा देखिए क्या होगा, मैंने एक आयरन रोड ली और इसके अंदर डाल दी प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब बताइए क्या होगा, अब जरा देखिए क्या होगा, जो फ्लक्स यहां से निकलेगा, अब उसके बाद दो पाथ है कंप्लीट लूप बनाने का। एक बात तो ये है कि ये इधर से इधर आ जाए आयरन के थ्रू, और एक बात ये एयर में अपना क्लोज लूप बनाए इधर से और इधर से। अब कौन सा पाथ ये पसंद करेगा, आयरन वाला। क्यों आयरन वाला पसंद करेगा, बिकॉज ऑफ लो रिलक्टेंस, परमेबिलिटी वेरी हाई है आयरन की। आयरन की परमेबिलिटी अगर वेरी हाई है तो जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, परमेबिलिटी वेरी हाई है इसकी, तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स को कौन सा पाथ पसंद आएगा, ये वाला। इसका मतलब 99.99% इवन 99% आपका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो इसमें से जाएगा। 99% फ्लक्स आपका यहां से जो निकलेगा टोटल इसमें जाएगा, बट थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा भाई। अब दो रेजिस्टेंस है, एक वेरी हाई है एक वेरी लो है, और करंट पीछे से 2 एम्पीयर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा तो करंट उसका किधर से जाएगा, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस से जाएगा, लेकिन जो लो रेजिस्टेंस उससे जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत करंट वेरी हाई है उससे भी तो जाएगा, डिवीजन होगा ना करंट का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लक्स का डिवीजन होगा। मैक्सिमम फ्लक्स इधर से इधर जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इधर से इधर जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्स इधर से इधर भी जाएगा, ठीक है। और अचानक से अगर ये 99% फ्लक्स आ रहा है तो बताओ दूसरी तरफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, बताओ दूसरी तरफ कितनी वोल्टेज आएगी अपना 0.99 तकरीबन। मतलब मैं इसको आइडियल अगर होता ही, आइडियल सिचुएशन होती है, आइडियल का मतलब लीकेज अगर ना होता तो क्या बनता, इधर की वोल्टेज क्या बनती N2 फाई नोट, ये पूरा 100% जाता। फिर तो अगर इसको बोलते हैं लीकेज, इसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, वो फ्लक्स जो केवल एक वाइंडिंग में लिंक करे, दूसरी वाइंडिंग के साथ उसका कोई संबंध ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये लीकेज फ्लक्स है। और ये जो बीच में जो फ्लक्स है ये कौन सा है, जो उधर जा रहा है, इसको लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं, जो लिंक कर रहा है दूसरे से, इसको बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। और ये है लीकेज फ्लक्स। तो अब होगा ये, अगर ये आइडियल सिचुएशन है तो आइडियल में लीकेज 0 होता है, कोई लीकेज नहीं होता बिकॉज इसका रिलक्टेंस 0 है। आइडियल सिचुएशन में जो कोर का रिलक्टेंस हम लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, 0। इसका मतलब अगर रिलक्टेंस 0 है तो सारा का सारा फ्लक्स इधर से इधर आएगा, क्योंकि उसको 0 रिलक्टेंस होने जा रहा है। भाई ये दो बात है, एक में हाई रेजिस्टेंस है, एक में 0 रेजिस्टेंस है, तो सारा का सारा करंट किधर से आता है, 0 ओम वाले रेजिस्टेंस से आता है। एक्जैक्टली यहाँ पे फ्लक्स है, तो एक फ्लक्स ऐसा पाथ है जिसको 0 रिलक्टेंस नजर आ रहा है, और एक में ऐसा है जिसमें वेरी हाई रिलक्टेंस है, तो सारा का सारा फ्लक्स किधर से जाएगा, आपका इसमें से जाएगा। आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन सारा इसका मतलब वोल्टेज इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, इधर है इतनी, इधर तो इतनी है E1, और जो E2 आएगा वो कितना आएगा N2 फाई नोट ओमेगा, क्योंकि फाई नोट का फाई नोट ही आएगा, यूं में सारा का सारा आ जाएगा। इस बार ये वाला फैक्टर नहीं आएगा 0.99 या 0.02 या 0.40 वो वाला फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब तो सारा का सारा फ्लक्स पास होगा कोस ओमेगा। सच है भाई, इसका मतलब अब सेकेंडरी साइड ये वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है E1 और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्या हुई E2। मुझे एक बात बताओ, कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज मेरी E1T पैदा हुई है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे वोल्टेज पैदा लगा रखी है VT, और यहाँ पे E2, ठीक है, यहाँ पे E2, ये वोल्टेज पैदा हुई, करेक्ट है। E1T की वैल्यू VT के ही बराबर होगी, क्यों भाई, क्यों, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, क्योंकि सोर्स डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, तो सोर्स क्या कर देगा, इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज डिफरेंस को किसके बराबर कर देगा, अपने बराबर। वोल्टेज सोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वोल्टेज सोर्स कहता है कि जिन दो पॉइंट के मैं बीच में कनेक्ट हूं डायरेक्टली,
उन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज डिफरेंस मेरी वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब जो VT की वैल्यू है वही इन दोनों पॉइंट के बीच आएगा, और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच जो क्या रखा है, इवन टी। इसका मतलब इवन टी तो VT के ही नियर अबाउट बराबर है आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। आइडियल सिचुएशन में, हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा, तो बताऊंगा कैसे, बाद में देखेंगे। VT की वैल्यू इवन टी के बराबर होगी, ठीक है। VT की वैल्यू इवन टी के बराबर होगी, करेक्ट है। जल्दी बैठो। हाँ जी, जरा देखिए। और E2T क्या है आपका, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। इवन टी में बेसिकली प्राइमरी वोल्टेज के बराबर है, और E2T सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। अब अगर मान लीजिए मैं E1T अपॉन E2T करूं, बताओ क्या है, यहां से देखो E1T है, E2T है, डिवाइड करके देखो क्या आएगा, N1 अपॉन N2। इनका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है वोल्टेज का डिफरेंस का, वो किस पर डिपेंड करता है, इनके जो प्राइमरी साइड की वोल्टेज। देखो E1T तो VT के बराबर है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। मतलब ये तो एक तरह सप्लाई वोल्टेज होगी और ये आउटपुट वोल्टेज होगी। तो सप्लाई इनपुट वोल्टेज